Hello, good afternoon everyone. This is Nishant Sharma and welcome to the YouTube चैनल टारगेट फॉर IQ। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम डेली बेसिस पे एक केस लॉ लेकर आएंगे आपके पास, आपके साथ, जिसमें कि हम लोग डेली डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स में क्या लेट डाउन किया है जो आपके जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में और जो एग्जाम्स हो भी चुके हैं उसमें केस लॉज की कितनी ज्यादा रेलेवेंसी हो रही है, जितने ज्यादा डिमांडिंग केस लॉ हो रहे हैं। तो इस बेसिस पे अब ये केस लॉ आपका फरवरी 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है, जिस केस लॉ का नाम है आपका जोहरू एंड अदर्स वर्सेस करीम एंड अनदर 2023 का जजमेंट है। देखिए, पहले इस जजमेंट को पढ़ने से पहले हम इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये सेक्शन है क्या, सेक्शन 319 होता क्या है, इसका कोर्ट में क्या रेलेवेंस होता है और कैसे कैसे ये कोर्ट में अप्लाई होता है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द सेशंस जज। कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए सेक्शन 319 का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आपकी कोर्ट में मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन पे पहले एफआईआर फाइल हुई है 154 में, और एफआईआर फाइल होने के बाद अगर वो नेम्ड एफआईआर है, मतलब कि आपने कोई भी एफआईआर फाइल करी है जिसमें कि आपने उस पर्सन का नाम लिया है, जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने एफआईआर फाइल करी है, जिस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है, उसको कहते हैं नेम्ड एफआईआर। तो आपने एफआईआर फाइल कर दी। एक होती है अननेम्ड एफआईआर, उसका मतलब होता है कि आपको नहीं पता है कि किसने ऑफेंस कमिट किया है, बट आपको इतना पता है दैट एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मतलब कि कोई ना कोई ऑफेंस तो हुआ ही है, उसको कहते हैं अननेम्ड एफआईआर। तो दोनों में से एफआईआर, दोनों की मान लीजिए एक सर्कमस्टांस में नेम्ड एफआईआर रजिस्टर हुई है और एक सर्कमस्टांसेस में अननेम्ड एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो एक अगर हम बात करें नेम्ड एफआईआर की, अगर हम पहले बात करें तो इस केस में क्या होगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, अगर उन्होंने जिसके अगेंस्ट जो भी नेम्ड एफआईआर फाइल हुई है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। कॉग्निजेंस का मतलब हम लोग पहले भी केस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। अब अननेम्ड एफआईआर में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट को यह लगता है, मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने क्या करा, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा ऑफेंस को, तब उन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करी, मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उनको पता चल गया कि इस पर्सन ने आपका ऑफेंस किया है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड पार्ट अननेम्ड एफआईआर। तो देखिए, अननेम्ड एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता चला है कि किस पर्सन ने ऑफेंस किया है। अब इन दोनों की अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, जिसमें कि चार्जशीट में लिखा हुआ है कि अ पर्सन X, Y और Z इन्होंने ऑफेंस किया है, इन पर्संस ने ऑफेंस किया है, कोर्ट में ये पता चल चुका है कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंसेस के थ्रू। अब क्या हुआ, जब उनका ट्रायल चल रहा था उन पर्संस का जिसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर उनका ट्रायल चलने के दौरान कोर्ट ऑफ लॉ को कोर्ट ऑफ लॉ को यह लग रहा है कि इनके अलावा जिन पर्संस के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई है कोर्ट में, इनके अलावा भी कुछ ऐसे पर्संस हैं जो इस पर्टिकुलर ऑफेंस में, इस पर्टिकुलर अपराध में शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका नाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी चार्जशीट में
चार्ज शीट में मेंशन नहीं किया है कहीं पर भी। लेकिन जब कोर्ट के पास एविडेंसेस आ रहे हैं, विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन एज वेल एज एग्जामिनेशन इन चीफ एज वेल एज क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तब कोर्ट को लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम, मान लीजिए कोई ए और बी के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट में, और कोर्ट को जब कोर्ट के पास एविडेंसेस आ रहे हैं तो कोर्ट की अपनी जुडिशियल माइंड ये कह रही है कि सी एक पर्सन है जिसने भी ऑफेंस किया है। कोर्ट को लग रहा है कि इस पर्सन ने भी ऑफेंस किया है, बट इसका नाम इस चार्जशीट में मेंशन नहीं है। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? उस केस में कोर्ट के पास सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग अथॉरिटी है, पावर है कि वो इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर उस सी पर्सन को भी समन कर सकता है और उस पर्सन को एक्यूज बना सकता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम डेट जिसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं भी हुई थी, कोर्ट के पास पावर है उस पर्सन को एज एन एक्यूज बनाने का एज पर सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए ही बनता है कि ये कोर्ट को एक अथॉरिटी देता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, और कोर्ट को ये लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि कोर्ट आप बाउंड नहीं है चार्जशीट से, आप चाहे तो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जो आपको लग रहा है कि ये पर्सन भी अक्यूज है, इस पर्सन ने भी क्राइम किया हो सकता है, आप उसको भी बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप जब भी बुलाएंगे तो आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ लॉ में आपके पास एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है बुलाने की, आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस देने पड़ेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, और वही एविडेंसेस की बात करता है ये जो जजमेंट आपका आया है। अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो देखिए इसमें बस 3 चीजें हैं जो कोर्ट ने लिस्ट डाउन करी हैं। दैट स्क्रूटनाइज करेगा एविडेंस, वेटेज टू बी गिवन ऑफ एविडेंस, और इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस सेक्शन 319 विल नॉट बी एप्लीकेबल। देखिए यहां पर एविडेंसेस का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि इससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट भी आया था, जिस जजमेंट का नाम है आपका हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014। इस जजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इस जजमेंट में ही कोर्ट ने सबसे पहले ले डाउन करा था दैट दिस पावर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब कि ये एक कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है, बट ये पावर कोर्ट को बहुत ही ध्यान से, दैट दिस पावर टू बी यूज वेरी कॉशियसली एंड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस, प्रॉपर एविडेंसेस के बाद ही आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने भी ऑफेंस किया है, तभी आप उसको बुलाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान को, कोई भी पर्सन को एक्यूज बनाया जा रहा है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी पर भी एक टाइप का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, बिकॉज हम लोग जो लॉ के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट पूरी सोसाइटी इस चीज को नहीं जानती है। वो ये समझती है अगर किसी को भी कोर्ट में बुलाया जाता है दैट मींस ही इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। और इसी रीजन की वजह से कोर्ट ने ये 3 चीजें लेट डाउन करी हैं वापस से इस वाले जजमेंट में, जिसका नाम है जुहरू एंड अदर्स वर्सेस करीम एंड अनदर 2023। और वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें बात करती हैं स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ एविडेंस, वेटेज टू बी गिवन ऑफ एविडेंस, एंड इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस 319 विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो 319 तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि
कोर्ट ऑफ लॉ को यह नहीं लगता कि ये एविडेंसेस जो है ये सफिशिएंट है किसी को भी बुलाने के लिए। और इसमें एक और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 190 में, सेक्शन 190 में डेट मेनली केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMFC कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का, मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस का। लेकिन इस केस में सेक्शन 319 में अगर वो ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू ट्रायबल हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्यूज के कंटेक्स्ट में जो उसने ऑफेंस किया है, इन दैट केस कोर्ट ऑफ सेशन ऑल्सो हैव पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जिसको कि हम लोग एक 190 का एक्सेप्शन कह सकते हैं। जैसे कि 193 में दिखा दे रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन कुछ केसेस में कॉग्निजेंस ले सकता है, एज वेल 319 के अकॉर्डिंग भी अगर वो मैटर कोर्ट ऑफ सेशन में चल रहा है तो उस केस में भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये आपके जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सेक्शन है, बिकॉज इसमें आपका कोर्ट ऑफ लॉ ने सेक्शन 319 की बात करी है, जो कि अपने आप में ही अगर हम लोग ट्रायल का प्रोसीजर देते हैं तो 319 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस सेशन में हमने 319 डिस्कस किया है, ऐसे कि जैसे कि हम लोग डेली एक एक सेक्शन लेकर आएंगे विद रिगार्डिंग द केस लॉ, जो आपकी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेटर करेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।